कल मैंने ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के बारे में बताया था। जल्दी से मुझे बताओ, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ किस तरह के सब्सटेंसेस के लिए होता है? जल्दी से बताएंगे। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ किस तरह के सब्सटेंसेस के लिए होता है? मुस्कान का जवाब आ गया, दैट इज गुड। खुशी का जवाब, दैट इज करेक्ट, सही जवाब है। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ हर तरह के सब्सटेंस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल होता है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट आपको पता होना चाहिए। अच्छा, जल्दी से एक डेफिनेशन और बता दो। इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग क्या है? जल्दी से मीनिंग बता दें। इलेक्ट्रोलाइट, ओके अभी ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग क्या है? किसे इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है? आपसे डेफिनेशन पूछेगी। ओके, मुस्कान ने कहा चलो मानते हैं, ठीक है, डेफिनेशन को करेक्ट किया जाएगा। एनी अदर? इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं? ये मैंने पूछा, सिर्फ मुस्कान का जवाब आया, खुशी का भी आया? हाँ, खुशी का जवाब भी ठीक है। अभी थोड़ा सा और बेटर हो सकता है, ये भी ठीक है, थोड़ा सा और बेटर हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट हम कहते हैं एक ऐसा सब्सटेंस जो अपनी एक्वा स्टेट या लिक्विड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। जो अपनी लिक्विड और एक्वा स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है उसे इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। गुड इवनिंग देवांश। उसे इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। और इलेक्ट्रोलाइट पानी में डालते ही आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, आयंस में स्प्लिट हो जाता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोलाइट की बेसिक डेफिनेशन है जो अपनी लिक्विड और एक्वा स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है और आयंस में डिसोसिएट होता है। एग्जाम्पल में सॉल्ट आ सकते हैं, एसिड आ सकते हैं, बेस आ सकते हैं, कई तरह की चीजें यहाँ पर आ सकती हैं। ध्यान रखें, भूलना नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ कल हमने पढ़ा था और हमने बताया था इसमें एल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अंडर रूट के ए बाई सी, ये इसका फार्मूला होता है। के ए क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड कहा जा सकता है या डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड कहा जा सकता है। आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगली हेडिंग डाल दें, कैलकुलेशन ऑफ एच आयन कंसंट्रेशन फॉर वीक एसिड, फॉर वीक एसिड, फॉर वीक एसिड, क्योंकि आगे पीएच के न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे। पीएच स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए भी आ सकता है, वीक एसिड के लिए भी आ सकता है। तो आपको वीक एसिड में एच आयन कैलकुलेट करना सीखना है। किस तरह से एच आयन को कैलकुलेट करते हैं, फार्मूला पता हो। लेट ये है आपके पास वीक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड वीक एसिड होते हैं और जब इसको पानी में डालते हैं इस तरह से आयन में टूटता है। हर एक बच्चा जानता है, हर बच्चा समझ सकता है। और लेट यहाँ पर के का एक्सप्रेशन लिखें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एसिड है तो के ए लिख देते हैं, बेस होता तो के भी लिख सकते थे। के इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी प्रोडक्ट में ये है, रिएक्टेंट में ये है। इस तरह से कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। साथ साथ लिख भी सकते हो, समझ भी सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये मैंने बताया। अब एक चीज देखने की है, एक चीज देखने की है, जितने हमारे पास एसिटेट आयन है उतने ही हमारे पास एच आयन है। जितने हमारे पास एसिटेट आयन है उतने ही हमारे पास एच आयन है। सो वी कैन से concentration of acetate ion is equal to concentration of H ion, एसिटेट आयन और H आयन का नंबर बराबर है। यहां से एसिटेट आयन की वैल्यू पुट कर दो। सो वी कैन से पुट वैल्यू ऑफ एसिटेट आयन इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यू पुट कर दो और इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू ये है एच आयन। तो यहाँ पर आप जब इस वैल्यू को पुट करते हैं तो ये आएगा एच आयन इंटू एच आयन
डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, ये आएगा। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, HIN स्केयर इज इक्वल टू KA इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, ये भी लिखा जा सकता है, ये भी बताया जा सकता है। और HIN कंसंट्रेशन इज इक्वल टू अंडर रूट KA इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। और आप इसको ऐसे भी बता सकते हो, दिस इज रूट KA इंटू C, इस तरह से लिखा जा सकता है, इस तरह से इसको बताया जा सकता है। तो यहाँ इस तरह से हमने एक एक्सप्रेशन निकाला, हमने एक वीक एसिड लिया, वीक एसिड में हमने लिखा कि किस तरह से इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा जाता है। फिर हमने रिएक्शन को देखा, एसिटेट आयन और HIN का नंबर बराबर है, यानी एसिटेट आयन कंसंट्रेशन HIN कंसंट्रेशन के बराबर है। और फिर हमने इसको यहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ पे पुट कर दिया, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। और अब HIN स्क्वायर इज इक्वल टू ये रहा, और कंसंट्रेशन ऑफ CH3COH, अब ये है कंसंट्रेशन ऑफ CH3COH, और इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ C का मतलब कंसंट्रेशन। इस तरह से HIN कंसंट्रेशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, फार्मूला याद रखना। ये एक एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉम्पिटिटिव की तैयारी बच्चा कैसे कर पाता है? बच्चा तभी कर पाता है जब वो इन बारीक बातों पे ध्यान देता है, जब वो इन छोटे छोटे पॉइंट पे ध्यान देता है। अब देखो एक चीज, कल आपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फार्मूला लिया था, वो था रूट KA बाय C, रूट KA बाय C, लेकिन ये है रूट KA इंटू C। तो इन दोनों फार्मूलों में बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूजा जाते हैं, कई बार गड़बड़ी कर बैठते हैं, और इस वजह से मिस्टेक होती है, एरर होती है। तो ये आप HIN कंसंट्रेशन निकाल सकते हो। अब जरा जल्दी से सॉल्व करके बता दो, कैलकुलेशन ऑफ OH कंसंट्रेशन इन वीक बेस। अभी जो मैंने एक्सप्रेशन किया, सेम उसी एक्सप्रेशन को फॉलो करो। मैं आपको रिएक्शन दे देता हूं, आपकी रिएक्शन ये है, आप इस रिएक्शन को फॉलो करो, और OH कंसंट्रेशन निकालने का फार्मूला क्या होगा वो जल्दी से निकाल लो, जल्दी से बता दो। सॉल्व करके इमेज चाहे तो व्हाट्सएप पे भेज दो, मुझे इन्फॉर्म कर देना कि व्हाट्सएप पे भेजा है, या डायरेक्ट यहाँ पर बता सकते हो तो बता दो। जैसे HIN वाला किया सेम वैसे कुछ खुद भी करोगे ना, तभी सीखोगे, तभी चीजें याद होंगी, और यही हमें करना है, आप साथ साथ सीख भी सके। करो ट्राई। अब पेज पे आ जाए तो मैंने कहा व्हाट्सएप पे फोटो भेज दो, और डायरेक्ट अगर रिजल्ट भेजना है तो चैट में भेज दो, जैसे भी सही, लेकिन करो। हर एक बच्चा ट्राई करे, हर एक बच्चा कोशिश करे, बनेगी बात, जरूर बनेगी। आज तो 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे। आज तो संविधान बना डालो, लिख डालो इतना कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज यहीं पर छप जाए, कोई दिक्कत ही नहीं है, छाप डालो। ओके, ठीक है खुशी, हाँ मुस्कान ठीक है, मुस्कान का जवाब भी ठीक है, खुशी का जवाब भी ठीक है। वो ना रास्ते निकालने की बात है, देखो बच्चों ने चैट में भी जवाब लिख के भेज दिया, चैट में भी जवाब आ गया, रोहन का जवाब भी ठीक है, बहुत अच्छे। रोहन, KB इंटू बी जो लिखा है ना, व्हाट इज दिस बी? बी क्या होगा बेटा? गीतिका, रूट KB बाय C शायद नहीं होगा, चेक करो अगेन ध्यान से। अबीर का जवाब ठीक है, करेक्ट है, सही है, सही आया, देख लिया अबीर, ठीक है। सबसे पहले आपको के लिखना है, के लिखना है।
नाउ क्योंकि ये बेस है, के भी लिख सकते हो, के बी भी लिख सकते हो। अच्छा, नेत्रा का भी जवाब आया। नेत्रा ठीक है बेटा, करेक्ट। के बी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। हाँ रोहन, फिर ठीक है बेटा। और ये OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय NH4OH, इस तरह से पहला एक्सप्रेशन। तो याद रखना है के भी आएगा। कई बार बच्चे भावनाओं में बह जाते हैं, के लिख डालते हैं, के भी आएगा। जितने NH4OH हैं उतने OH हैं, तो हम कहेंगे कंसंट्रेशन ऑफ NH4 पॉजिटिव इज इक्वल टू OH नेगेटिव। इस वैल्यू को यहां पुट कर दिया तो हमारे पास आएगा Kb इज इक्वल टू OH आयन इंटू OH आयन डिवाइडेड बाय NH4OH, ये आएगा। और हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखा जा सकता है OH नेगेटिव स्केयर Kb इंटू NH4OH, और इस तरीके से हमारा एक्सप्रेशन बनेगा OH आयन रूट Kb इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH। और कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH की जगह हम यहाँ पर ये लिखेंगे OH आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू Kb इंटू कंसंट्रेशन अंडर द रूट। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन। जिन बच्चों का नहीं हुआ था वो चेक कर लें, और जिनका हो गया था उनके लिए क्लैपिंग। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा किया, ठीक है ना। तो इस तरह से कैलकुलेशन ऑफ H आयन हो गया, OH आयन हो गया, ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ जरा सा याद करोगे तुरंत हो जाएगा, H आयन OH आयन हो जाएगा। अब हेडिंग डाल दो, एसिड एंड बेस कंसेप्ट। एसिड एंड बेस कंसेप्ट। एसिड बेस किसे कहा जाता है, कितने कंसेप्ट हैं, क्या क्या है, वो करना है। मैंने कल आपसे कहा था ऊपर 3 एक्सप्रेशन गए, इन 3 में से एक एक्सप्रेशन आ सकता है। एसिड बेस कंसेप्ट में से एक क्वेश्चन आ सकता है, न्यूमेरिकल पीएच में से और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में से आ सकता है। तो जहां जहां से जो जो इंपॉर्टेंट चीज आनी है वो मैं बताता ही जा रहा हूं, आप उसी हिसाब से तैयारी करते जाना। सबसे पहला कंसेप्ट है जिसे अर्हीनियस कंसेप्ट कहा जाता है। अर्हीनियस कंसेप्ट कहा जाता है। तो सबसे पहले अर्हीनियस कंसेप्ट हेडिंग डाल दें, और यहां पर याद रखें ओनली इन वाटर। अर्हीनियस कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब वाटर प्रेजेंट है। अगर वाटर नहीं है तो ये कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। शुरुआत में ही हम इस बात को याद रख लें, इट इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ वाटर। और अर्हीनियस के अकॉर्डिंग एसिड किसे कहते हैं, एसिड किसे कहते हैं, तो हम कहते हैं द सब्सटेंस which release H ion, which release H ion in water known as acid। उसे एसिड कहा जाता है, एसिड के नाम से पहचाना जाता है। तो सब्सटेंस रिलीजेस H ion in water known as acid, ये कह सकते हो, ये यहाँ पर बना सकते हो। इस तरह से एसिड की डेफिनेशन सभी बच्चों को पहले से याद होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जो पानी में H आयन देता है उसे एसिड कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे HCl, पानी डाला, पानी में जाते ही H आयन एक्वस, Cl आयन एक्वस, पानी में जाते ही H आयन एक्वस Cl आयन एक्वस में टूट गया, तो ये हमें H आयन दे रहा है, तो इसे हम एसिड कहेंगे, एसिड के नाम से पहचानेंगे। एसिड होते हैं दो तरह के। एक होते हैं जिन्हें स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है, कल आपको डेफिनेशन बता चुका हूं। और एक होते हैं जिन्हें वीक एसिड कहा जाता है। मोस्ट प्रोबेबली सही बच्चों को याद है। क्या कोई बच्चा बताएगा स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं? जल्दी से बता दो फटाफट, देखो मैं याद है कि नहीं। स्ट्रॉन्ग एसिड याद है? स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं? डेफिनेशन रोहन, डेफिनेशन। मुस्कान बिल्कुल ठीक है, करेक्ट। रोहन एग्जाम्पल नहीं, डेफिनेशन। हाँ, नेत्रा ठीक है। देवांश थोड़ा मोर नंबर को थोड़ा सा ठीक करो,
खुशी, ठीक है। अबीर, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट। युगल, बिल्कुल ठीक है। तो वी कैन से विच डिसोसिएट completely into H ion, which dissociates completely into H ion in water, इसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। जहां 100% डिसोसिएशन होता है, आयनाइजेशन होता है। HCl लिया, पानी में डाला, अभी बताया H पॉजिटिव एक्वस, Cl नेगेटिव एक्वस, पूरी तरह से टूट गया। HNO3 लिया, पानी में डाला, पूरी तरह से टूट गया, आयंस में टूट गया। इस तरह से ये भी क्या होगा, ये भी हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो जो पूरी तरह से टूट जाए, पहचान क्या है, इरिवर्सिबल का साइन। जब आप रिएक्शन लिखते हैं तो इरिवर्सिबल का साइन होता है, इरिवर्सिबल के साइन वाले को स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड के कुछ एग्जाम्पल याद रखना। जो एग्जाम्पल बता रहा हूं, वैसे तो हमारे पास बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, लेकिन फिर भी जो सिलेक्टेड एग्जाम्पल बता रहा हूं, ये सिलेक्टेड एग्जाम्पल याद रखना। HCl, HNO3, H2SO4, HClO4, हर बच्चे को याद हो जाएगा, हर बच्चा याद करेगा। वीक एसिड डज नॉट डिसोसिएट completely, does not dissociate completely into H ion, जो पूरी तरह से नहीं टूटता। एसिटिक एसिड है, पानी में डाला, टूटता है, CH3CO नेगेटिव, H पॉजिटिव, एक्वस। अब यहाँ पर 100 मॉलिक्यूल लिए, जरूरी नहीं है 100 के 100 मॉलिक्यूल टूट जाएं, कुछ मॉलिक्यूल टूटें, और ये भी जरूरत नहीं है पूरा ही आयन सेपरेट हो जाए, कुछ दूरी तक जाए फिर अटैच रहें। तो ये ध्यान रखो, जहां पूरी तरह से डिसोसिएशन नहीं होता, ये रिवर्सिबल का साइन पहचान है, रिवर्सिबल का साइन पहचान है वीक एसिड की। अगर रिवर्सिबल का साइन है तो वीक एसिड या वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, और अगर इरिवर्सिबल का साइन है तो वो स्ट्रॉन्ग होगा। अब यहाँ पर जो वीक एसिड बता रहा हूं, एग्जाम्पल याद रखना, जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, हाइड्रोजन साइनाइड, फास्फोरस के एसिड, एटसेट्रा, ये एग्जाम्पल याद रखना। तो एसिड, अरीनियस एसिड किसे कहते हैं, जो पानी में H आयन देता है उसे अरीनियस एसिड कहा जाता है। अरीनियस एसिड कितनी तरह का है, 2 तरह का है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल, वीक एसिड के एग्जाम्पल यहां से याद हो जाएंगे। इन द सेम मैनर अब आप बेस भी बता सकते हो, बेस भी बता सकते हो। बेस क्या हुआ, सब्सटेंस रिलीजेस OH आयन इन वाटर, OH आयन इन वाटर, जो पानी में OH आयन रिलीज करता है उसे बेस कहते हैं। पानी होना चाहिए, वाटर अगर नहीं है, वाटर में अगर नहीं दे रहा तो गलत है, पानी होना चाहिए। जैसे हमारे पास NaOH है, पानी में डाला, टूटता है, Na पॉजिटिव एक्वस, Na पॉजिटिव एक्वस, OH नेगेटिव एक्वस। तो पानी में ये OH आयन दे रहा है, अगर ये OH आयन दे रहा है तो ये बेस है, इसे बेस कहा जाएगा। हर बच्चे को डेफिनेशन याद हो जाएगी। कितने तरह के हुए, 2 तरह के। स्ट्रॉन्ग बेस किसे कहते हैं, अपने आप डेफिनेशन लिख लो। वीक बेस किसे कहते हैं, अपने आप डेफिनेशन लिख लो, लिख लोगे ना, हो जाएगा ना। स्ट्रॉन्ग बेस जो पूरी तरह से OH आयन में टूटता है, विच कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू OH आयन, उसे स्ट्रॉन्ग बेस। और विच डज नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली इज कॉल्ड एज वीक बेस। एग्जाम्पल के तौर पे याद रख लेना, स्ट्रॉन्ग बेस में NaOH, KOH एटसेट्रा, ये एग्जाम्पल। और वीक बेस में NH4OH, ट्रांजिशन मेटल हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा, ये बात यहाँ पर याद रख सकते हो। तो इस तरह से अरीनियस कंसेप्ट क्या हुआ, याद हो जाएगा। देखो साथ साथ सोचोगे ना, चीजें याद हो जाएंगी।
रिवीजन इज मस्ट। अब मैं आपको साथ साथ बता दूं ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ क्या था, कैसे किया। अगर आप एक बार पढ़ लोगे याद हो जाएगा। फिर कैलकुलेशन ऑफ एच आयन कंसंट्रेशन एक बार पढ़ लोगे याद हो जाएगी। कैलकुलेशन ऑफ ओ एच आयन कंसंट्रेशन एक बार पढ़ लोगे याद हो जाएगी। और फिर अरेनियस कंसेप्ट, एसिड क्या है, बेस क्या है, एक बार पढ़ लोगे याद हो जाएगा। इसी से तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, इसी से तो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। आपको ये बात याद रखनी है कि कॉन्फिडेंस डेवलप होगा अगर रिवीजन होगी। लिमिटेशन, वैसे तो कई लिमिटेशन है, लेकिन आप दो ही लिमिटेशन को याद रखो। इट वाज नॉट एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ वाटर। अगर पानी नहीं है तो ये एप्लीकेबल ही नहीं है। तो ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन थी। हमारे पास कितने मीडियम है, अल्कोहल हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, एसीटोन हो सकता है, हमेशा पानी थोड़ी लेंगे। लेकिन ये तो कहता था भाई पानी लोगे तभी एसिड है, तभी बेस है, वरना एसिड बेस है ही नहीं। तो वाटर की प्रेजेंस का होना इसकी बड़ी लिमिटेशन थी, वो ध्यान रखो। दूसरा, इट डज नॉट एक्सप्लेन नेचर ऑफ एच आयन एंड ओ एच आयन। अब देखो एक और बहुत बड़ी दिक्कत, इसने क्या कहा, एसिड कौन, जो एच आयन देता है, बेस कौन, जो ओ एच आयन देता है। साइंटिस्ट लोगों ने पानी में खोदना शुरू कर दिया, पानी में ढूंढा, अरे एच आयन है पानी में, ओ एच आयन है पानी में, नहीं मिला। एच आयन ओ एच आयन इंडिपेंडेंट मिला ही नहीं, ये किसी के साथ एसोसिएटेड था, खाली एच आयन तो था ही नहीं। जैसे हो ना, किसी बच्चे को ढूंढना है, हमें सुहान को ढूंढना है, हम भाई सुहान को ढूंढो, सुहान कहाँ है, सुहान अकेला है ही नहीं, सुहान के साथ तो आर्या है, पार्थ है, ये साथ साथ हैं, अकेला तो है ही नहीं। तो यहाँ पर वही बात थी कि एच आयन ओ एच आयन कंसंट्रेशन हमें देखनी थी, लेकिन ये अकेले नहीं मिले। तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन हो गई। अब क्वेश्चन, हाउ एच आयन एंड ओ एच आयन एग्जिस्ट इन वाटर, एग्जिस्ट इन वाटर। क्या कोई बच्चा बताएगा एच आयन पानी में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? बताओ जरा फटाफट। उसका फार्मूला बताओ खुशी, फार्मूला क्या होगा? हाँ नेत्रा, नाम तो ठीक है, फार्मूला चाहिए, फार्मूला क्या होगा? ओके, एग्जैक्ट आंसर चाहिए, जुगल का भी आया, नॉर्मली भी है अभी रोहन। हाँ वैसे तो एसिड बेस की प्रेजेंस में, लेकिन किस फॉर्म? रोहन, ओके ठीक है, चलो मानते हैं। अच्छा अब देख, एच आयन ओ एच आयन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? एक तरफ एच आयन देख लेते हैं, एक तरफ ओ एच आयन देख लेते हैं। अब ध्यान रखो पानी में ये हाइड्रेटेड आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। हाइड्रेटेड आयन का मतलब ये हुआ एक एच आयन को एक वाटर का मॉलिक्यूल सराउंड करता है तो वो बनाएगा H3 पॉजिटिव, H3 पॉजिटिव। अगर एक एच आयन को दो वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड करते हैं तो वो बनाएगा H5O2 पॉजिटिव। अगर एक एच आयन को तीन वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड करते हैं वो बनाएगा H7O3 पॉजिटिव। अगर एक एच आयन को चार वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड करते हैं तो वो बनाएगा H9O4 पॉजिटिव। अब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा एच आयन किस फॉर्म में जनरली एग्जिस्ट करता है, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? आपने जो जवाब बताए हैं ऑब्जेक्टिव में गलत हो जाएंगे। देवांश का जवाब चलो मान लेते हैं, लेकिन देवांश एक ही जवाब चाहिए था, अबीर का जवाब भी ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आता है तो आपका जवाब होगा H9O4 पॉजिटिव टेट्राहाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। स्कूल लेवल पे H3O पॉजिटिव भी बोल सकते हो, स्कूल लेवल पे सब्जेक्टिव में अगर करना है तो H3O पॉजिटिव बोल सकते हो,
लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन आता है तो वहां पर आपने टेट्राहाइड्रेटेड शब्द याद रखना। टेट्राहाइड्रेटेड 4 वाटर के मॉलिक्यूल इसको सराउंड करते हैं और ये H9O4 पॉजिटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अलग से लिख लो, अगर ऑब्जेक्टिव में वाइवा में पूछते हैं तो आपका जवाब यही होगा। ऐसे ही OH आयन, OH आयन इसे एक वाटर सराउंड करता है तो H3O2 नेगेटिव, इसे 2 वाटर सराउंड करते हैं ट्वाइस H2O H5O3 -1, इसे 3 वाटर अगर सराउंड करते हैं तो ये बनाएगा H7O4 -1, अगर इसे 4 वाटर सराउंड करते हैं तो ये बनाएगा H9O5 -1। लेकिन OH के बारे में क्वेश्चन आता नहीं, लेकिन अगर आए भी तो फुली हाइड्रेटेड का एग्जाम्पल आपने देना है। फुली हाइड्रेटेड वही एग्जाम्पल आपका बेस्ट रहेगा, वही एग्जाम्पल देना है, हो जाएगा। यहां तक देख लो, अभी तक जो जो पढ़ा साथ साथ याद होना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूं साथ साथ याद होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। तो ये हमारे पास अरेनियस कंसेप्ट यहां पर खत्म। अगला है, इसे कहते हैं ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट। ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट या लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट, किसी भी नाम से पहचान सकते हैं। ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट या लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट, यहां पर दिमाश मैक्सिमम टेट्राहाइड्रेटेड ध्यान रखना। ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट या लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट, दूसरी सबसे पहली बात याद रखो, ये एक्वस एंड नॉन एक्वस दोनों के लिए था। ये पानी में भी एप्लीकेबल था और पानी के बिना भी एप्लीकेबल था। तो जो हमारी अर्हेनियस की लिमिटेशन थी वो यहाँ पर सुधर गई। पानी हो चाहे ना हो, ये एप्लीकेबल है, ये एप्लीकेबल था। क्या कहता है ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट? ब्रॉन्स्टेड के विद रिस्पेक्ट एसिड और बेस को हम डिफाइन करते हैं। हम कहते हैं एसिड वो सब्सटेंस है जो प्रोटॉन डोनेट करता है। प्रोटॉन डोनर इज कॉल्ड एज एसिड। जो सब्सटेंस H आयन का लॉस करता है, प्रोटॉन का डोनेशन करता है, उसे एसिड कहा जाता है। और बेस, बेस किसे कहा जाता है? प्रोटॉन गेनर, जो प्रोटॉन गेन करता है उसे बेस कहा जाता है। सिंपल सी डेफिनेशन, which loses proton to other substance is called as acid, which gains proton from other substance is called as base, ये कहा जाएगा। जैसे आपके पास HCl है, आपके पास NH3 है, HCl ने अपना प्रोटॉन NH3 को दिया, NH4 पॉजिटिव बना, Cl नेगेटिव बना। क्योंकि HCl ने प्रोटॉन दिया तो ये एसिड और ये हो गया बेस, इसे बेस कहा जाएगा। एसिड और बेस ऐसे बनाएंगे। ऐसे ही H2SO4 है, H2O है, यहां देख सकते हो ये अपना एक प्रोटॉन देता है, H3O पॉजिटिव, HSO4 नेगेटिव बनाता है, ये एसिड हो गया, ये बेस हो गया, ये बताया जाएगा। तो जो प्रोटॉन का लॉस करता है वो एसिड और जो प्रोटॉन का गेन करता है वो बेस। जरा जल्दी से बताना, अगर मैं रिएक्शन लिखता हूं NH3H2O, इसमें बताओ एसिड कौन है, बेस कौन है? जल्दी से देखो, एसिड बता दो, एसिड कौन है? एसिड कौन है इस रिएक्शन में? एसिड कौन है फटाफट बताओ। देखो सामने से मेथड है, अभी मालूम पड़ेगा। मुस्कान, गीतिका, नेत्रा बिल्कुल ठीक है, बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं। बाकी बच्चे भी बेटा कोशिश करो, कोशिश करने से बात बनती है, करना तो पड़ेगा ना। आगे एग्जाम आ रहे हैं, उन एग्जाम की तैयारी। हाँ देवांश ठीक है बेटा, गुड। खुशी का भी जवाब सही है। अबीर नहीं बेटा, ध्यान से देखो कौन प्रोटॉन का लॉस कर रहा है, ध्यान से। मैं लिखने में लेफ्ट राइट किसी को भी लिख सकता हूं, आप ये देखो प्रोटॉन का लॉस कौन कर रहा है। हमारे पास H2O है, H2O ने अपना प्रोटॉन दिया, H2O ने प्रोटॉन दिया। रोहन का जवाब ठीक है, अबीर का ठीक है।
जब H2O ने प्रोटॉन दिया तो वो OH नेगेटिव में बदला, तो H2O क्या हुआ, एसिड हुआ, और NH3 क्या हुआ, बेस हुआ। तो आप देख सकते हो कोई भी सब्सटेंस हमेशा एसिड नहीं होगा, हमेशा बेस नहीं होगा। ऊपर वाली रिएक्शन में एसिड बेस था, लेकिन नीचे वाली रिएक्शन में H2O एसिड है, यहाँ H2O बेस है, यहाँ H2 एसिड है। तो इस कंसेप्ट के हिसाब से कोई भी सब्सटेंस परमानेंटली एसिड बेस नहीं है। ये डिपेंड करता है उसके साथ में कौन है, उसके साथ में कौन है, उसके साथ में जो होगा उसकी रिएक्शन के बेसिस पे ये डिपेंड करेगा, और उसी वजह से हम एसिड और बेस कहेंगे। ऐसा सब्सटेंस जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है, क्या कहते हैं, जल्दी बताओ, याद है? ऐसा सब्सटेंस जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है, उसके लिए एक पर्टिकुलर नाम होता है। याद है किसी बच्चे को? हाँ, मुस्कान को याद है, रोहन को याद है, खुशी को याद है, युगल को याद है। गुड। ऐसे सब्सटेंस को एम्फोटेरिक सब्सटेंस, एम्फोटेरिक कह सकते हो, और एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस कह सकते हो। एम्फोटेरिक और एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिख लेना, सब्सटेंस which can act as, substance which can act as Bronsted acid as well as base. Bronsted acid as well as base, इसे हम एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहेंगे। जो ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस दोनों की तरह बिहेव करता है, उसे एम्फोटेरिक सब्सटेंस के नाम से पहचाना जाएगा। एम्फोटेरिक सब्सटेंस उसे कहा जाएगा। तो ये यहाँ पर ध्यान रख सकते हो। अच्छा, जरा रिएक्शन लिखता हूं, पहचानना इसमें एम्फोटेरिक कौन है। अगर मैं ये दो रिएक्शन लिखता हूं, इन दोनों रिएक्शन को देखो और पहचानने की कोशिश करो कि एम्फोटेरिक कौन है, एम्फोटेरिक सब्सटेंस किसे कहा गया। जल्दी से पहचानो विच वन इज एम्फोटेरिक। इन दोनों रिएक्शन को देखते हुए आइडेंटिफाई करो करो। अच्छा, मुस्कान ने कर दिया, देवांश ने भी कर दिया, ओके, रोहन ने भी कर दिया, शाबाश। खुशी का जवाब भी ठीक है, खुशी का जवाब भी खुशी खुशी ठीक है, करेक्ट। और बाकी देखो किसी का जवाब आएगा। नेत्रा का जवाब भी ठीक है, ये भी करेक्ट है। पहली रिएक्शन में हम देख सकते हैं युगल भी ठीक है, अबीर भी ठीक है। H2SO4 एसिड है, NH3 बेस है, रिएक्शन बता रही है। लेकिन दूसरी रिएक्शन में H2SO4 बेस है, HClO4 एसिड है। तो H2SO4 एक में एसिड एक में बेस, तो ये एम्फोटेरिक की तरह बिहेव कर रहा है। गीतिका का जवाब भी ठीक है। तो ऐसा सब्सटेंस जो दोनों की तरह बिहेव करता है, उसे एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहा जाता है। चलो ये गुड, ये याद हो गया। अब अगली डेफिनेशन, कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड किसे कहा जाता है, लेट्स अंडरस्टैंड। मैं सीधा डेफिनेशन लिखवा देता हूं, फिर समझाता हूं। इट इज द एसिड which is formed when base gains proton, when base gains proton, यानी बेस कह लो या सब्सटेंस कह लो। आप ये लिख सकते हो when a substance gain proton और a when base gain proton, एक ही बात है। यानी कॉन्जुगेट एसिड क्या हुआ, कॉन्जुगेट एसिड हुआ जब कोई भी स्पीसीज एक प्रोटॉन गेन करती है, तो जो स्पीसीज बनती है उसे कॉन्जुगेट एसिड कहा जाता है। जब कोई भी सब्सटेंस एक प्रोटॉन गेन करता है, जैसे NH3 है, एक प्रोटॉन गेन करता है, NH4 पॉजिटिव बनाता है, तो NH4 पॉजिटिव कॉन्जुगेट एसिड होगा, इसे कॉन्जुगेट एसिड कहेंगे। वाटर है,
एक प्रोटॉन गेन करता है, H3O पॉजिटिव बनाता है, तो ये वाटर कॉन्जुगेट एसिड होगा। तो जब कोई भी चीज एक प्रोटॉन गेन करती है और नई स्पीशीज बनाती है, तो उस स्पीशीज को कॉन्जुगेट एसिड कहा जाएगा। दो एग्जाम्पल याद रख लो। अभी मैं आपसे कॉन्जुगेट एसिड बेस बनवाऊंगा, तो किसी भी चीज का कॉन्जुगेट एसिड बेस बनाना हो, प्रोटॉन ऐड कर दो, अपने आप बनेगा। जरा बताना, NH2 नेगेटिव, इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? NH2 नेगेटिव। मुस्कान का जवाब करेक्ट, देवांश करेक्ट, वेरी गुड। NH2 नेगेटिव कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? फार्मूला ऊपर है, सामने देख के बता सकते हो। एक H पॉजिटिव ऐड करना है। नेत्रा नहीं बेटा, ऐड करना है नेत्रा। अबीर ठीक है, जवाब करेक्ट। गीतिका चार्ज गलत है। खुशी ठीक है जवाब, खुशी का जवाब ठीक है। गीतिका चार्ज चेक करो बेटा। H पॉजिटिव ऐड हो रहा है, NH2 नेगेटिव, H पॉजिटिव। ध्यान से करना। तो कैसे करोगे? बाकी बच्चे भी ध्यान से सीख लो। NH2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और क्या बनेगा? NH3। तो आपका जवाब NH3 विल बी द कॉन्जुगेट एसिड जो NH2 का बनता है। ये हम यहाँ पर कहेंगे ऐसे होगा। तो ये डिपेंड करता है आपको क्या स्पीशीज दी गई है और उस स्पीशीज के अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। ऐसे ही कॉन्जुगेट बेस, अब डेफिनेशन खुद भी लिख सकते हो, हमें बेशक से बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी इस डेफिनेशन को अपने आप बता सकते हो। कॉन्जुगेट बेस, इट इज द स्पीशीज, इट इज द, या बेस कह लो, इट इज द बेस which is formed when an acid loses proton। जब एक एसिड प्रोटॉन का लॉस करता है, उस वक्त जो स्पीशीज बनती है उसे कॉन्जुगेट बेस कहा जाता है। तो कॉन्जुगेट बेस का फार्मूला हुआ स्पीशीज माइनस H पॉजिटिव। ये फार्मूला याद रखो। जो भी स्पीशीज दी गई है उसमें से H पॉजिटिव निकाल दो। जैसे ये देखो HCl है, HCl है, HCl में से H पॉजिटिव निकाल दो, क्या बचा? Cl नेगेटिव। तो Cl नेगेटिव क्या हुआ? कॉन्जुगेट एसिड हुआ, कॉन्जुगेट बेस हुआ। तो कोई भी स्पीशीज जो तब बनती है जब उसमें से प्रोटॉन बाहर निकाल दिया जाता है। चाहे तो ऐसे लिखो या ऐसे लिख दो, माइनस H पॉजिटिव। जिस तरह से आपको समझ में आए आप वैसे लिखो। H पॉजिटिव यहाँ से हटा दो, Cl नेगेटिव बचेगा। जैसे आपको समझ में आए वैसे लिखो। एक मेथड मैंने क्या कहा, यहाँ से H पॉजिटिव बाहर निकाल दें तो क्या बचेगा? Cl नेगेटिव बचेगा। ये दिखा सकते हो, ऐसे बना सकते हो। ऐसे ही वाटर है, वाटर में से H पॉजिटिव बाहर निकाल दो, क्या बचेगा? OH नेगेटिव। ये इसका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस कहेंगे। बताना जरा NH3 का कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा? NH3 का कॉन्जुगेट बेस बना दो, क्या बनेगा? मुस्कान ठीक है, मुस्कान तो आंसर तुरंत फेंक रही है। आज लगता है गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हो गया ये। खुशी भी बिल्कुल ठीक है, करेक्ट, करेक्ट आंसर। नेत्रा बिल्कुल ठीक है बेटा, गुड। देवांश सही है, ये भी जवाब सही है। अबीर सही है, युगल सही है, गीतिका ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपने प्रोटॉन बाहर निकालना है और प्रोटॉन बाहर निकालते ही सब्सटेंस बनेगा। भव्य आप ये बताओ बेटा, जवाब आए, आयुष बताए, भव्य बताए, मालूम पड़े सही जवाब है तो NH3 है। NH3 को ऐसे लिख सकते हो, NH3 है, H पॉजिटिव बाहर निकाल दो, H पॉजिटिव। रोहन ध्यान से बेटा, H पॉजिटिव बाहर निकालोगे तो NH2 नेगेटिव बनेगा।
NH2 नेगेटिव बनेगा। हमारा जवाब NH2 नेगेटिव, ये आएगा NH2 नेगेटिव बनेगा। इस तरीके से कॉन्जुगेट एसिड बेस आपको बनाने आने चाहिए। किसे कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं, किसे कॉन्जुगेट बेस कहते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत ना आए, ये आपको प्रिपेयर करना, फॉर्म करना आना चाहिए। अगली डेफिनेशन, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर किसे कहा जाता है, ये पूछते हैं। कॉन्जुगेट एसिड बेस अलग पूछा, अभी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर अलग पूछा। तो वी कैन से एसिड बेस पेयर differ from each other by one proton, यानी ऐसी स्पीसीज जिनमें एक प्रोटॉन का फर्क है, ऐसी स्पीसीज जिनमें एक प्रोटॉन का फर्क है। जैसे देखो H2O एंड OH नेगेटिव, इन दोनों में एक प्रोटॉन का फर्क है। अगर ये अपना प्रोटॉन लूज कर दे तो OH नेगेटिव बन जाएगा, और ये एक प्रोटॉन गेन कर ले H2O बन जाएगा। तो जहां पे एक प्रोटॉन का फर्क होता है उसे हम कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहते हैं। NH3 NH4 पॉजिटिव, दोनों में फर्क किस चीज का, ये NH3 है 3 हाइड्रोजन, ये NH4 यानी H पॉजिटिव एक्स्ट्रा है। तो जहां एक प्रोटॉन का फर्क होता है उसे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहा जाएगा। नाउ क्वेश्चन दे रहा हूं, सॉल्व करना। क्वेश्चन है सिलेक्ट आउट कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, सिलेक्ट आउट करना है कौन कौन कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हैं, ये सिलेक्ट आउट करना है। सामने स्पीसीज दी जा रही हैं, इन स्पीसीज को देखते जाओ और जल्दी से बताते जाओ कौन कौन कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हैं, उनका नंबर बता दो, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 2, नंबर 1। इस तरह से आप यहाँ पर जवाब दे सकते हो, बता सकते हो। ये है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कोई भी। हाँ रोहन, जवाब ठीक है आपका, जवाब ठीक है। मुस्कान ठीक है, देवांश ठीक है, रोहन गड़बड़ है, नेत्रा ठीक है, युगल ठीक है, युगल एक और है, खुशी ठीक है। एक प्रोटॉन का फर्क है, सीधी सी बात है, जिनमें एक प्रोटॉन का डिफरेंस है उन्हें हम कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहते हैं। ध्यान से, रोहन एक और है, खुशी का जवाब ठीक था, अबीर का जवाब ठीक है, करेक्ट है, युगल करेक्ट है, युगल के दोनों जवाब ठीक हो गए। अगर आप पहले को देखते हो, पहले को देखो, फर्स्ट केस में 2 H2, दूसरे में नहीं, यानी 2 प्रोटॉन का फर्क, ये नहीं होगा। दूसरे में 2 प्रोटॉन का फर्क, एक H2SO4 है, एक SO4-2, 2 प्रोटॉन, नहीं होगा। यहाँ पे एक प्रोटॉन का फर्क है, अगर एक प्रोटॉन का फर्क है ये होगा, थर्ड होगा, लास्ट में भी एक प्रोटॉन का फर्क है। तो वी कैन से थर्ड एंड फोर्थ हमारा जवाब होगा, ये हमारा आंसर यहाँ बनेगा, ऐसे कहेंगे। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर इस तरह से हो जाएगा, ऐसे बनेगा। अगला है हमारा लुईस कंसेप्ट, लुईस एसिड एंड बेस कंसेप्ट। नाउ 3 कंसेप्ट हैं ये आपके सिलेबस में स्कूल लेवल पे, अभी तो स्कूल लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो इसीलिए ज्यादा परेशानी होने की जरूरत नहीं है। बैच में मैंने आपको 2 कंसेप्ट और बताए थे, लेकिन स्कूल लेवल पे यही कंसेप्ट याद रखो। सबसे पहले एसिड, एसिड किसे कहते हैं और बेस किसे कहते हैं। एसिड कैन गेन इलेक्ट्रॉन पेयर, एक सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करता है, और बेस कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है
इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और वो इलेक्ट्रॉन पेयर गेनर। बन गई बात, ज्यादा कुछ नहीं। ये अमोनिया, अमोनिया के पास लोन पेयर है, ये BCl3। अब देखो BCl3, बोरॉन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 क्लोरीन है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसे ऑक्टेट पूरा करना है, तो ये अपना लोन पेयर शेयर करता है और इस तरह से यहां पर ये स्पीशीज बनती है। नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उसे लुईस बेस कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करता है उसे लुईस एसिड कहा जाता है। तो लुईस एसिड, लुईस बेस, इस तरह से पहचान लो, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और गेनर। खास बात, जब भी लुईस एसिड और बेस की रिएक्शन होती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ये क्वेश्चन आता है, ये आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो व्हेनेवर लुईस एसिड एंड बेस रिएक्ट, इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ये बात अलग से नोट कर लो, याद कर लो, आपके लिए बेटर होगा, अच्छा रहेगा। ठीक बात, हो गया ना? काफी सारी चीजें हो गई अभी तक हमने जो पढ़ा, ओस्टवॉल कंसेप्ट, H आयन, OH आयन कंसंट्रेशन साथ के साथ याद होंगी। एसिड बेस कंसेप्ट, अरीनियस कंसेप्ट, एसिड किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं, लिमिटेशन क्या है, H आयन OH आयन कैसे एग्जिस्ट करता है, ब्रोंस्टेड कंसेप्ट क्या है, एम्फोटेरिक, कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस, ये जो 4 डेफिनेशन है ना, एम्फोटेरिक, कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, इनमें से एक या दो तो आएंगी ही आएंगी। ऐसे आ जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड बेस बना के दिखाओ, पेयर बना के दिखाओ, तो वहां पर आपने इसको बनाना होगा, ध्यान से करना होगा। लुईस एसिड बेस कंसेप्ट सिंपल, छोटी सी चीज, ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं। टेक्निकली अगर ये कॉम्पिटिटिव में होता हम 1-2 क्वेश्चन और कराते, अभी इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक लास्ट में जल्दी से सीख लो ताकि नेक्स्ट लेक्चर में हम पीएच के टॉपिक को समझ पाए। आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, फटाफट, क्योंकि आज ही आपने इसकी चीज को पढ़ा है, आज ही इसको आसानी से कर सकते हो। आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, इसे ऑटो प्रोटोलिसिस भी कहा जाता है, ऑटो प्रोटोलिसिस के नाम से भी पहचाना जाता है। ऑटो प्रोटोलिसिस या इसको हम सेल्फ आयनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। तो 3 नाम है, सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर, आयनाइजेशन ऑफ वाटर और ऑटो प्रोटोलिसिस। किसी भी नाम से इसको पहचान सकते हो, किसी भी नाम से इसको कह सकते हो। इस कंसेप्ट को 2 तरीके से कर सकते हैं, आप किसी भी तरह से करो, आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक वाटर लो और उसे तोड़ दो, H पॉजिटिव एक्वस, OH नेगेटिव एक्वस, ऐसे कर सकते हो। लेकिन हमने बताया था पानी में H आयन तो मिलता ही नहीं, वो तो हाइड्रोनियम आयन मिलता है। तो 2 वाटर ले लो और 2 वाटर लेके H3 पॉजिटिव एक्वस, OH नेगेटिव एक्वस, इस तरह से कर सकते हो। हमें H आयन कंसंट्रेशन तक पहुंचना है मेनली, इनमें से दोनों कर सकते हो। दूसरा वाला प्रेफर्ड मेथड रहेगा। K की वैल्यू, K लिखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आपको याद हो एसिड होता है तो Ka लिखते हैं, बेस होता है तो Kb लिखते हैं, वाटर होता है तो Kw लिखते हैं, W फॉर वाटर। दिस इज इक्वल टू H आयन एक्वस, OH आयन एक्वस डिवाइडेड बाय H2O लिक्विड एक्वस, H2O लिक्विड, ये लिखा। क्या ये एक्सप्रेशन सही है? सबसे पहले ये देखो, आपको इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन लिखते वक्त मैंने 2 बातें बताई थी। मैंने कहा था अगर कोई सॉलिड है नेग्लेक्ट करना है, सॉलिड है नेग्लेक्ट करना है, और कोई लिक्विड एक से ज्यादा जगह पे प्रेजेंट है उसे नेग्लेक्ट करना है। यहां कोई भी सॉलिड नहीं है, सॉलिड नहीं है, लेकिन लिक्विड एक से ज्यादा जगह है, ये वाटर है, वाटर है। एक्वस का मतलब भी क्या है?
वाटर है, यानी वाटर ये भी है, एक्वस भी वाटर है, एक्वस भी वाटर है। वाटर एक से ज्यादा प्रेजेंट है। अगर वाटर एक से ज्यादा जगह प्रेजेंट है, वाटर को नेग्लेक्ट करेंगे, हमारा एक्सप्रेशन बनेगा KW H पॉजिटिव OH नेगेटिव। और इस तरह से आप सिंपल एक्सप्रेशन यहां पर लिख दोगे KW H आयन कंसंट्रेशन OH आयन कंसंट्रेशन, ये आपके पास बन जाएगा। एक्वस भी साथ में लिख दें OH आयन के, बहुत अच्छा। KW को आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहा जाता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहा जाता है। दूसरी इक्वेशन देख लो। दूसरी इक्वेशन में यहां वाटर है, यहां भी वाटर है, यहां भी वाटर है, वाटर ही वाटर है, पानी पानी, जहां देखो पानी पानी, वाटर एक्सेस में, नेग्लेक्ट होगा। तो KW इज इक्वल टू H3O पॉजिटिव एक्वस OH नेगेटिव एक्वस, दिस इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये एक्सप्रेशन आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का बनेगा। दोनों में से कोई भी एक्सप्रेशन लिख सकते हो। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर निकालने की बात आए, ध्यान रखना, अच्छा ध्यान रखना, एट 298 केल्विन KW इज 10 raised to the power -14। ये वैल्यू कहीं अगर KW की वैल्यू चाहिए नहीं दी गई, याद रखोगे 298 केल्विन पे 10 raised to the power -14 ये वैल्यू होती है। ये वैल्यू आप यहां पर याद रखोगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, क्या कोई बच्चा बताएगा KW पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन KW, सीधा क्वेश्चन है ये, एग्जाम के ध्यान रखना, ये सीधा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आएगा KW इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है मुस्कान, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वाटर का आयनाइजेशन होगा। भाई टेम्परेचर बढ़ाओगे आयंस बढ़ेंगे, टूटेगा, आयंस बढ़ेंगे। अगर आयंस बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है राइट हैंड साइड की वैल्यू बढ़ेगी और KW इंक्रीज होगा। सो वी कैन से इंक्रीज विद टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज इन डिसोसिएशन, ड्यू टू इंक्रीज इन डिसोसिएशन, ये बात यहां पर याद रखना, ये रहेगा। तो इस तरह से बच्चों अभी जो मैंने बताया, ऐसे एक बात ध्यान रखना, कल क्लास नहीं होगी, कल की जगह सैटरडे को होगी। कल क्लास नहीं होगी, ध्यान रखना जो बच्चे हैं, और काफी बच्चे नहीं भी हैं, गणतंत्र दिवस मनाने गए हैं, कोई झांकी में गया होगा, कोई कहीं गया होगा, मान सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, अभी भी जो बताया सारी बातें बड़ी आसानी से याद हो जाएंगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ हो, कुछ भी हो, सब कुछ आसानी से याद रख लोगे, ये रहेगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में डे आफ्टर टुमारो पीएच करेंगे, पीएच का टॉपिक समझेंगे, और फिर पीएच के बाद बफर बचा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बचा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। यही ऐसे ऐसे करते करते जल्दी जल्दी काम हो जाएंगे। ठीक है, चलो बाय बाय, बाय बाय कर दो, शाबाश।